सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले अपना नेक्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप ओपी गाबा की बुक से। जिसने नहीं देखा है, मैंने ऑलरेडी ओपी गाबा के काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर करा दिए हैं। इवन ओपी गाबा प्लेलिस्ट जो 1 है उसमें मैंने चार्ट्स एंड फिगर्स, जितने भी बुक में चार्ट्स एंड फिगर्स है उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वो ओपी गाबा के नाम से है। और एक ओपी गाबा 2.0 के नाम से प्लेलिस्ट है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2.0 में मैंने सारे चैप्टर्स लाइन वाइज कवर कराए हैं और इसमें सिर्फ चार्ट्स एंड फिगर्स कवर कराया है फर्स्ट वाली प्लेलिस्ट में। तो दो प्लेलिस्ट अलग अलग है, दोनों देखना आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आज हम स्टार्ट करेंगे सिटीजनशिप, जो कि आपके सिलेबस में भी है। नेचर ऑफ सिटीजनशिप है इसमें, कंपोनेंट्स ऑफ सिटीजनशिप, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स। हिंदी में भी साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और थ्योरीज है सिटीजनशिप की, लिबरल थ्योरी, लिबर्टेरियन थ्योरी, कम्युनिटेरियन थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। फिर सिटीजनशिप के क्या क्या क्रिटिक्स है, क्या क्या क्रिटिसिज्म है, फेमिनिस्ट क्रिटिक और सबऑल्टर्न क्रिटिक्स। इसमें से मेजरली हमें फैक्ट्स याद रखने हैं क्योंकि हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। और कभी कभार हमारे में एजर्शन, रीजनिंग और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, जो कि आपके इस चैप्टर से सिटीजनशिप से आज के बाद कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लिबर्टी वगैरह हम कर चुके हैं, पावर कर चुके हैं, तो वो आप देख लेना। सो लेट्स बिगिन। एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज सिटीजनशिप, ठीक है। नागरिकता है क्या? तो सिटीजनशिप जो है वो एक इंडिविजुअल के, मतलब एक पर्सन के स्टेटस को दर्शाता है कि वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी यानी कि राजनीतिक जो आपका समूह है उसका वो एक फुल एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर है, ठीक है। तो अगर आपके पास सिटीजनशिप है मतलब आप किसी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के फुल मेंबर या रिस्पॉन्सिबल मेंबर हो। ये एक सिटीजन, जो सिटीजन है वो एक ऐसा पर्सन है जो ऑलिजेंस, एलिजेंस मतलब होता है ओबीडियंस। वो स्टेट की तरफ, अगर आप सिटीजन हो तो आपको राज्य की तरफ ओबीडियंस रखना पड़ेगा, उसकी हर बात माननी पड़ेगी, ठीक है। एंड बदले में अगर आप स्टेट की बात मानोगे तो आपको बदले में स्टेट क्या देगा? प्रोटेक्शन देगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से बहुत ईजी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। ही मस्ट फुलफिल हिज ड्यूटीज, उसको अपनी सारी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशन यानी कि जो स्टेट किसी भी तरीके का बंदिश अगर हम पे लगा रहा है तो वो हमें फॉलो करना है, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल। और स्टेट हमें बदले में सिविल राइट्स, राजनीतिक राइट्स और सामाजिक अधिकार हमें देता है, पॉलिटिकल, सोशल एंड सिविल। हेंस सिटीजनशिप इज इम्प्लाइज टू टू वे रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। तो कभी एक क्वेश्चन आ जाए कि क्या सिटीजनशिप टू वे रिलेशनशिप होता है, तो यस। अगर लिखा हो कि नहीं वन वे रिलेशनशिप होता है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लेन देन हो रहा है ना, हम इंडिविजुअल बदले में स्टेट को ओबे कर रहा है और स्टेट बदले में उसको अधिकार दे रहा है और प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये टू वे रिलेशनशिप है इंडिविजुअल और स्टेट का। ये चीज़ मैंने आपको अपने जो चार्ट्स एंड फिगर ओपी गाबा 1.0 है उसमें करवाया हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको, ये बीच में एक लाइन आ गई है जो कि मेरी वजह से नहीं आई, पीडीएफ में ही ऐसे गलती से लाइन में आ गई है। ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन हम स्टेट को देते हैं, हम अपना एलिजेंस मतलब ओबीडियंस स्टेट को देते हैं, और स्टेट बदले में हमें ये तीनों राइट्स देता है और प्रोटेक्शन देता है। देन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजनशिप, तो अगर हमें समझना है कि सिटीजनशिप क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है तो हमें पहले सब्जेक्ट और सिटीजन के बीच का रिलेशन समझना पड़ेगा। कि नागरिक और एक सब्जेक्ट यानी कि एक आपका, आप समझ जाओ सब्जेक्ट क्या है, मतलब एक सब्जेक्ट क्या होता है जो कि स्टेट की तरफ क्या होता है, सबसेर्विएंट होता है, मतलब कि वो स्टेट का हर पालन करता है। और उसके बाद वेयर द राइट टू रूल इज रिजर्व फॉर अ प्रिविलेज क्लास। और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या, जो एक तो स्टेट से नीचे होगा, सबसेर्विएंट होगा, मतलब स्टेट ऊपर रहेगा और हम नीचे। और दूसरा, जो स्टेट है, स्टेट के पास क्या है? राइट टू रूल है। अगर वो चाहे तो वो किसी प्रिविलेज क्लास के लिए वो राइट टू रूल रिजर्व कर सकता है, ठीक है। कि कोई प्रिविलेज क्लास है वही रूल करेगी, अदरवाइज नहीं। तो स्टेट के पास इतना भी अधिकार होता है। वेराज अगर सिटीजन है तो सिटीजन क्या है? वो स्टेट को बनाता है। तो ये डिफरेंस है सब्जेक्ट और सिटीजन के बीच में। कभी आ सकता है स्टेट, सब्जेक्ट क्या होता है? स्टेट के नीचे होता है, और स्टेट के पास राइट है कि वो किसी प्रिविलेज क्लास को राइट टू रूल दे सकता है। और वेर सिटीजन जो है, स्टेट के निर्माण में सिटीजन्स का, नागरिकों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सिटीजनशिप इज द, तो सिटीजनशिप क्या है? इज द राइट टू रूल, is the right to rule decided by a prescribed procedure which expresses the will of the general body of its member। तो यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई थी, सिटीजनशिप इज द प्रोडक्ट ऑफ अ कम्युनिटी। तो एक समुदाय का एक प्रोडक्ट है, एक रिजल्ट है, जहाँ पे जहाँ पे राइट टू रूल, राइट टू रूल मतलब कि शासन करेगा कौन, किसके पास अधिकार है शासन करने का, वो कौन डिसाइड करेगा? वो एक पर्टिकुलर एक प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है, जिसमें लोगों की विल जानी जाएगी, यानी कि सिटीजन्स की इच्छा जानी जाएगी कि आप अपने मेंबर्स में से बताओ कि आप किसको चुनना चाहते हो राइट टू रूल के लिए, ठीक है। वाइल इसको, इसी को हम सिटीजनशिप भी बोलते हैं। तो वाई
ascertaining their will, जब वो अपनी इच्छा को बताते हैं, nobody is discriminated on the grounds of race, religion, gender, place of birth. तो जब आप अपनी इच्छा से किसी को वोट कर रहे हो और किसी को राइट टू रूल का अधिकार दे रहे हो, तो उसमें लेकिन आपको किसी भी रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ या रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग करिए, तो आपका हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो कि आपको हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में, अगर आप आंसर राइटिंग के लिए वीडियो देख रहे हो, और अगर आप CUET PG या अपने ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनता है, फैक्चुअल क्वेश्चन, कि TH मार्शल जो था उसकी बुक का नाम बताओ. तो TH मार्शल की बुक का नाम है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक. और TH मार्शल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप है मेंबरशिप ऑफ अ कम्युनिटी. तो ये दोनों ही क्वेश्चन PYQ के हैं. एक तो आपसे किताब पूछी गई थी और एक में पूछा गया था कि सिटीजनशिप की डेफिनेशन TH मार्शल के अकॉर्डिंग. तो 4 डेफिनेशन लिखी हुई थी और आपको ये वाली डेफिनेशन पे टिक करना था कि सिटीजनशिप क्या है, नागरिकता क्या है, कि जब आप किसी कम्युनिटी, किसी समुदाय का एक मेंबर हो, दोज हु पोजेसेस दिस स्टेटस आर इक्वल विद रिस्पेक्ट टू राइट्स एंड ड्यूटीज एसोसिएटेड विद इट. तो जिसके पास भी सिटीजनशिप का अधिकार है, यानी कि हमारे पास, नागरिकों के पास, तो जिसके पास भी नागरिकता है, उसका मतलब जो स्टेटस है सोसाइटी में वो इक्वल है, उसको, उसके पास, सबके पास इक्वल राइट्स होंगे और सबकी इक्वल ड्यूटीज़ होगी. ऐसा नहीं है कि मेरे पास अलग राइट और ड्यूटीज़ है और आपके पास अलग राइट और ड्यूटीज़ है. सबके पास ही फंडामेंटल राइट्स है, सबके पास ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ है करने के लिए, तो वो इक्वल होगी. ऐसा TH मार्शल की डेफिनेशन में लिखा गया है. मार्शल एट दिस डिफरेंट adds that different societies will attach different rights and duties to the citizen, for there is no universal principle. तो different societies का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि इंडिया में बहुत सारी societies है और सबके पास अलग अलग rights है. different societies का मतलब अलग अलग nations, अलग अलग countries. तो हर country के पास ये अधिकार है कि उसकी नागरिकता कैसी होगी, उसकी नागरिकता में क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगे, तो वो खुद डिटरमाइन कर सकता है. ये कोई सार्वभौमिक प्रिंसिपल या नहीं है. सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, ठीक है, कि हर जगह राइट्स और ड्यूटीज सेम होंगे. जरूरी थोड़ी है जो यूएसए के सिटीजन्स को जो राइट्स और ड्यूटीज़ मिलती है वो हमें भी मिले, वो इंडिया के सिटीजन के पास भी हो. तो सबके पास अलग अलग राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से नेशन है, उनके कैसा सिस्टम है. So it is possible that some groups of the citizens of a state are not satisfied with their existing right. तो कुछ हो सकता है कि जैसे ग्रुप, मतलब मैंने बोला कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में जो ऐसे ग्रुप्स हैं सिटीजन्स के, हो सकता है कि वो स्टेट से सेटिस्फाइड ना हो या अपने एग्जिस्टिंग राइट से सेटिस्फाइड ना हो जो स्टेट्स उन्हें देता है. ठीक है, दीज पर्सन्स आर रिगार्डेड टू बी सिटीजन्स ऑफ देयर स्टेट ओनली इन अ फॉर्मल सेंस ऑफ द टर्म. तो ऐसे सिटीजन्स को हम सिर्फ क्या बोलते हैं, फॉर्मल सिटीजन्स बोलते हैं. इस लाइन का मतलब ये था. बट दे डू नॉट एंजॉय सब्सटैंटिव सिटीजनशिप एज सम ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप्स आर डिनाइड टू देम इन एक्चुअल प्रैक्टिस. तो कुछ जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स मेंशन है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मान लो उसमें से हमें 2 राइट्स मिले हुए हैं, तो हम उसको बोलेंगे फॉर्मल सिटीजनशिप, कि हमें मिली हुई है, फॉर्मल सिटीजन है. लेकिन कुछ राइट्स ऐसे भी होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है और हमें मिलने भी चाहिए, पर प्रैक्टिकली वो हमें राइट्स नहीं मिल पाते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये फॉर्मल नहीं, सब्सटैंटिव सिटीजनशिप है, सॉरी, नागरिकता है. ठीक है, These groups can resort to social movements for the restoration of their rights. और अगर मान लो कि अगर आपको प्रैक्टिस में ये राइट्स नहीं मिल रहे लेकिन आपके संविधान में राइट्स मेंशन है, तो आप क्या करोगे, सोशल मूवमेंट्स का सहारा लोगे, सामाजिक आंदोलन करोगे कि हमें अपने राइट्स वापस करो, राइट्स. तो ये तो बहुत ईजी, मतलब ईजी सेंस पे लिखा हुआ है. तो पहले के टाइम पे तो कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता था. कन्वेंशनल मतलब पुराना, ट्रेडिशनल, पुराने तरीके से लोग राजनीति में हिस्सा लेते थे. तो कैसे कैसे हिस्सा लेते थे, अगर पुराने ज़माने का देखें और अभी भी लेते हैं वैसे तो कैसे लेते थे, जैसे वोटिंग बहुत पुराना प्रोसीजर है, प्रेशर ग्रुप के माध्यम से, लॉबिंग के माध्यम से, और कुछ अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी थी. अनकन्वेंशनल मतलब जो पुरानी ट्रेडिशनल नहीं है, अभी थोड़े से टाइम बाद इमर्ज हुई है, मतलब 1990 के बाद जो इमर्ज हुई, जैसे कि आपका प्रोटेस्ट वगैरह होना, सिट इन्स होना, डेमोन्स्ट्रेशन, रैलीज. तो ये क्या है, हमारी अनकन्वेंशनल मतलब गैर पारंपरिक जो राजनीतिक एक्टिविटीज़ हैं, प्रोटेस्ट वगैरह, डेमोन्स्ट्रेशन, रैली वगैरह निकालना. तो ये सिटीजन मूवमेंट्स कौन कौन से थे, जो अभी लेटेस्ट वाले, जैसे अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट है, सिविल राइट मूवमेंट है अमेरिका का, वर्किंग क्लास मूवमेंट है यूरोप का, आदिवासी या दलित मूवमेंट जो हमारे इंडिया में हमें देखने को मिले. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है. इंडीड जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का, उसमें हमारा सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं आता, वेयर द क्वेश्चन ऑफ राइट्स वाज रेलिगेटेड टू द बैकग्राउंड. ठीक है, तो अभी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी. और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी मतलब आज की जो सोसाइटी है, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप में बेसिकली सबसे पहले हमें हमारे अधिकारों की बात की जाती है, हमारी ड्यूटीज़ की बात की जाती है कि हमारे स्टेट के प्रति क्या ड्यूटी है और स्टेट की हमारे प्रति क्या ड्यूटी है, और हमें उस ड्यूटीज़ को एक्सेप्ट करना है और अपने राइट्स को भी मेंटेन करके रखना है. तो ये हो गया आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. अब आ जाते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे. तो हमने पहला जो पॉइंट था
उसमें से सिर्फ हमें टी एच मार्शल, उसकी किताब और उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, अगर आप CUET PG के लिए या UGC नेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो। और अगर आप आंसर राइटिंग के लिए वीडियो देख रहे हो तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है वो बता दिया। The idea of citizenship in its early form is found in ancient Greek and Roman states. तो रोम में और ग्रीक में सबसे पहली बार सिटीजनशिप का आइडिया इमर्ज हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन एंशियंट ग्रीक जो कम्युनिटी थी उस वो आज के ज़माने की जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, राजनीतिक कम्युनिटी है, उससे एकदम अलग थी। मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उसमें जो सारे मेंबर्स होते हैं कम्युनिटी के, उनको हम सिटीजन्स बोलते हैं, राइट। एक कम्युनिटी है, पूरा समुदाय है, उसमें जितने भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सबको हम क्या बोल रहे हैं, सिटीजन। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। ग्रीक सिटी स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सबको नागरिकता नहीं मिलती थी। आज तो हम इंडिया में पैदा हुए तो हम नागरिक बन गए, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हुआ करते थे जो कि फ्री मैन थे, उन्हीं को फुल सिटीजनशिप मिली जाती थी। फ्री मैन मतलब कि वो स्लेव्स नहीं है, ठीक है, बंदी नहीं बने हुए हैं। दीज सिटीजन्स वर इक्वल अमंग देमसेल्फ एज रिगार्डिंग देयर राइट्स। और ये फ्री मैन आपस में सब इक्वल थे, लेकिन सिर्फ वो 10% ही लोग हुआ करते थे जो फ्री मैन थे। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था रिच और पुअर के बीच में अमंग फ्री मैन। तो फ्री मैन जो है, ठीक है, जो स्लेव्स नहीं है, उसमें चाहे फिर वो रिच हो या फिर वो पुअर हो, वो दोनों ही क्या है, इक्वल माने जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी जो कम्युनिटी है जिसमें कौन कौन आते थे, अब ये भी चेक कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कौन कौन से, अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं और वैसे भी आपको आंसर राइटिंग में भी लिखना चाहिए कि कौन सिटीजन्स थे और कौन नहीं थे ग्रीक में, क्योंकि ओरिजिन ग्रीक से हुआ। तो फ्री मैन सिटीजन हुआ करते थे, स्लेव जो कि बंदी थे वो सिटीजन नहीं थे, वुमेन्स को सिटीजनशिप नहीं मिली हुई थी, और एलियंस को, एलियंस यानी कि ये नहीं कि जो दूसरे मतलब प्लैनेट से आया है, एलियंस मतलब कि जो उस पर्टिकुलर ग्रीक के नहीं है, ग्रीक ओरिजिन के नहीं है, ग्रीस के बाहर के लोग, उनको हम एलियंस बोल रहे हैं, मतलब फॉरेनर्स। अब इसको फॉरेनर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी, ठीक है। दैट इज वाई, इसलिए एरिस्टोटल ने सिटीजनशिप को क्या बोला कि ये रूलिंग क्लास का प्रिविलेज है। इवन एरिस्टोटल की अगर हम पढ़ते हैं द पॉलिटिक्स, तो उसमें भी स्लेव्स, वुमेन और एलियंस को सिटीजनशिप नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ मेन को सिटीजनशिप दी गई है, ठीक है। तो ये रूलिंग क्लास, इवन बच्चों को भी सिटीजनशिप नहीं दी गई एरिस्टोटल के द्वारा। तो ये एक डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। पूछी जाती है आपके पेपर में कि एरिस्टोटल का सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एरिस्टोटल का जो डेफिनेशन है वो सिटीजनशिप एज अ प्रिविलेज ऑफ रूलिंग क्लास, ठीक है। इन दिस सेंस सिटीजनशिप स्टूड फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर। तो जब भी हम पावर एक्सरसाइज करते हैं और इफेक्टिव, अगर हमें पावर में कौन आएगा, तो सिटीजनशिप, नागरिकता ही ये डिसाइड करते हैं कि किसको पावर मिलेगी और किसको नहीं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट ग्रीक की अगर मैं बात करूँ तो ये रूलिंग क्लास का प्रिविलेज हुआ करता था, कि जो रूलिंग क्लास के पास अपना प्रिविलेज, मतलब आपको पता ही होगा, इसी वर्ड है, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी समझ गए होंगे, बस ऑल्सो रिगार्डेड टू बी द पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी, ठीक है। तो उनकी एक ड्यूटी भी है कि आपको रूलिंग क्लास को अपॉइंट करना है। जितने भी सिटीजन्स हैं वो एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म दिस ड्यूटी इन ऑर्डर टू सिक्योर गुड लाइफ फॉर देमसेल्व्स। और सिटीजन्स को ड्यूटी परफॉर्म करना बहुत कंपलसरी था, ताकि वो एक गुड लाइफ जी सके, और एज वेल एज नॉन सिटीजन्स के लिए भी गुड लाइफ मिल सके। अगर जो गैर नागरिक है, जो नागरिक नहीं है, उनके लिए भी अगर गुड लाइफ चाहिए, तो वो भी, उनकी गुड लाइफ भी किसके हाथ में है, नॉन सिटीजन्स की गुड लाइफ भी सिटीजन्स के हाथ में है। अगर वो सिटीजन्स अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी करेंगे तो, ड्यूटी यानी कि वोट वगैरह देना, प्रोटेस्ट कर रहे हो या कुछ भी, अगर ये सिटीजन्स कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, तो कहीं ना कहीं अच्छी सरकार आएगी तो वो नॉन सिटीजन्स के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छे काम करेगी। फिर क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब ग्रीक सिटी स्टेट्स का जो था पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया, और एक नई डेफिनेशन आई नागरिकता की, सिटीजनशिप की, कहाँ पे, रोमन एम्पायर में। इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो सिटीजनशिप मतलब शुरुआती दिनों में इनिशियली सिटीजनशिप वॉज कन्फाइंड टू पावर होल्डर्स। तो जो पावर होल्डर्स है, जिनके पास पावर है, जिनके पास राइट टू रूल है बेसिकली, उन्हीं को ही सिटीजनशिप राइट्स भी मिलते थे। लेटर जो ऑर्डिनरी लोग हैं, यानी कि जैसे आम जनता बोलते हैं, उनको भी सिटीजनशिप के राइट्स मिलने लगे। और दोज वैंक्विश्ड इन पावर, और जो पावर नहीं, सॉरी, वॉर में जो मर गए लोग या वैंक्विश्ड हो गए, उनको भी, बेसिकली जो वॉर में हार गए, डिफीट हो गई जिनकी, ठीक है, तो हार गए वॉर पे, फिर हमने उनकी कंट्री को टेरिटरी बना लिया। फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स थे, और बाद में ब्रिटिशर और इंडिया की लड़ाई हुई, इंडिया उसमें हार गई, तो इंडिया के जो सिटीजन्स थे, इंडिया के जो लोग थे, वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उन पर कैप्चर कर लिया, ठीक है, और वहाँ के लोगों को भी अपना ही सिटीजन मान के उन पर राज करने लगे, तो वैसा वाला। देन दस डाइवर्स टाइप ऑफ पीपल केम इन टू
एम्बिट ऑफ सिटीजनशिप। तो पहले सिटीजनशिप के जो घेरे में, एम्बिट मतलब घेरे में सिर्फ कौन आते थे, जो कि पावर में हुआ करते थे, पावर होल्डर्स। बाद में ऑर्डिनरी पीपल और जो हार गए वॉर में उनको भी सिटीजनशिप के दायरे में लेकर आया गया। ओनली द पीपल ऑफ लोएस्ट रैंक एंड मूवमेंट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ सिटीजनशिप। लेकिन अभी भी ग्रीक में तो नहीं मिला था, बाद में रोम में भी वुमेन्स को भी, और जो लोएस्ट रैंक के जो लोग थे, बहुत मतलब मान लो जो छोटे मोटे काम करते हैं, बहुत छोटे मोटे काम करते हैं, उनको भी सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। अलग अलग कैटेगरीज थी सिटीजन्स की, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट मिलते थे, और अ प्रैक्टिस दैट इज नॉट फिट इनटू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। रोमन प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीक की प्रैक्टिस और रोमन प्रैक्टिस में अंतर है सिटीजनशिप को लेकर, ठीक है। सिटीजन वाज नो लॉन्गर डिफाइंड टू बी प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, और सिटीजन्स को पहले क्या माना जाता था कि ये जो कानून को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, कानून की रक्षा करते हैं, उनको हम सिटीजन्स बोलते हैं, पहले की डेफिनेशन, ठीक है। बट एज वन हु वाज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये एक डेफिनेशन बदल दी गई, ठीक है, जो ग्रीक और रोम को आपस में अलग करती है। अगर पूछा जाए ग्रीक और रोम में क्या अंतर है, ग्रीक की नागरिकता और रोम की नागरिकता में क्या अंतर है, क्योंकि शुरुआती दिनों में ग्रीक और रोम ही पहले दो देश थे जहाँ पे नागरिकता जैसा वर्ड या सिटीजनशिप जैसा वर्ड आया था। तो ग्रीक की नागरिकता में ये था कि सिटीजन कौन है, प्रोटेक्टर ऑफ लॉ है, जो कानून की रक्षा करेंगे। और रोम की नागरिकता क्या थी, ऐसे लोग जो कानून के प्रोटेक्शन में काम करेंगे, मतलब कानून उनकी रक्षा करेगा। एक था कानून की रक्षा करेंगे ग्रीक, और रोम के लिए सिटीजनशिप था जो कानून की रक्षा, मतलब कानून उनकी रक्षा करेगा, वो सिटीजन होंगे, ठीक है, सिटीजन्स की रक्षा कानून करेगा। फिर आ जाता है मिडिवल यूरोप। तो उसमें पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज एक्लिप्स्ड बाय एक्लिस्टिक अथॉरिटी। एक्लिस्टिकली मतलब यहाँ पे जो एथेंस के जो मेंबर्स हैं उनको, उनके लिए वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो मिडिवल यूरोप में यहाँ पे एथेंस की बात हो रही है। टेम्पोरल सिटीजनशिप दी जाती थी, वाज नो लॉन्गर कंसिडर टू बी इंपॉर्टेंट। तो टेम्पोरल यानी कि जो कुछ समय के लिए जो नागरिकता मिलती थी उसको अब इंपॉर्टेंट नहीं माने जाने लगा। 15th और 16th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, 15th एंड 16th सेंचुरी में क्या हुआ, मॉडर्न थॉट का एडवेंट मतलब होता है अराइवल, शुरुआत, ठीक है। मॉडर्न थॉट की शुरुआत हुई, यानी कि आप आधुनिक एकदम बोल सकते हो कि आधुनिक समाज की शुरुआत हुई, जिसमें सिटीजनशिप का आइडिया जो था इटली यानी कि इटालियन रिपब्लिक तक भी पहुंचा। अभी हमने पढ़ा था ग्रीक, रोम, अब हम आ चुके हैं यूरोप में। यूरोप में भी कहा इटली जो रिपब्लिक बना था उसकी सिटीजनशिप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जब इटली आता है तो इटली में सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं निकोलो मैकियावेली, जिनकी बुक का नाम है द प्रिंस, ठीक है। तो इनके आइडिया फेमस हुए। देन इंग्लैंड से एक थिंकर थे जेम्स हैरिंगटन, इसके फेमस हुए। जॉन मिल्टन, ये कुछ वर्ड्स नहीं सॉरी कुछ थिंकर है जिनके नाम आपको याद करने हैं, जिन्होंने सिटीजनशिप का आइडिया दिया यूरोप में। हैरिंगटन ने बताया कि हैरिंगटन ने क्या बोला कि एक ये सिटीजनशिप जो है आइडियल सिस्टम है, जो कि इसमें क्या होगा, कानून का शासन होगा, ना कि लोगों का शासन होगा, ठीक है। फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंग्लैंड में आया, और इसने बात की सिटीजनशिप के आइडिया को और ज़्यादा बढ़ाया। तो यहाँ पे जो हमारे फैक्ट्स के लिए हमें याद रखना है, तो मैकियावेली तो है ही, और बाकी आप याद रख सकते हो, नहीं तो ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड। डेट भी पूछी जाती है 1688, यहाँ पे सिटीजनशिप के आइडिया को ग्लोरियस रेवोल्यूशन में लेकर आया गया, जिसके लिए हम जानते हैं जॉन लॉक। तो आपको कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है रेवोल्यूशन और उससे रिलेटेड थिंकर्स। देन 18th सेंचुरी में ये आइडिया जो था बहुत पॉपुलर हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी। और ये याद रखना, अमेरिका को जो इंडिपेंडेंस थी वो कब मिली थी, 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिली थी। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था 1776। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट डेट है जो आपके ओपिगावा में यहाँ मेंशन है। फिर जो सिटीजनशिप का जो आइडिया था वो अपनी जीनत मतलब चरम सीमा पे कब पहुंचा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, जिसमें हमारा आता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ईयर। दूसरा आपका डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ये बहुत दो ऐसी चीज़ें हैं जो सिटीजनशिप के कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा आइडिया डेवलप कब हुआ सिटीजनशिप का, नागरिकता अपने चरम सीमा पे कैसे आई, ठीक है। कि ये एक आखिरी पहला डिक्लेरेशन था जिसके माध्यम से फिर पूरे अर्थ पे या पूरी बहुत सारी कंट्रीज ने सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया था। तो ये दोनों डिक्लेरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीन जैक्वेस रूसो यहाँ पे आते हैं। रूसो का एक बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, जिसमें वो बोलते हैं कि सिटीजन एक फ्री एंड ऑटोनॉमस पर्सन होता है, ठीक है। वो आज़ाद होता है, ऑटोनॉमस मतलब ऐसे पर्सन जो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो उनके पास ऑटोनॉमी होती है और वो अपने डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि सारे सिटीजन्स पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। ही इज इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल दो सिटीजन विच आर बाइंडिंग ऑन ऑल सिटीजन्स। मतलब हमारे लिए ही कानून बनाए जा रहे हैं ना, तो हम ही डिसीजन भी हमको ही लेना चाहिए,
क्योंकि हमारे लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो हम हमारे द्वारा जो लिया गया डिसीजन है उसी पे तुम कानून बनाओ, क्योंकि वो कानून हमारे लिए ही है। ये लाइन का कहने का मतलब था, ऐसा रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बोला था। तो ये जो डेफिनेशन है हाईलाइट करी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसने दी थी। फिर राइज ऑफ कमर्शियल सोसाइटी हुआ यूरोप में कमर्शियल सोसाइटी, रूसो ने ये बोला कि कॉमन गुड और प्राइवेट इंटरेस्ट के बीच में जो क्लैश है वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो होना ही होना है, जिसको आप बोल सकते हो होना ही होना है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हमेशा जो कॉमन गुड है और जो प्राइवेट इंटरेस्ट है वह हमेशा आपस में कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। कॉमन इंटरेस्ट पता ही होगा, जो सबके लिए होता है, जब हम सबके बारे में सोचते हैं, और एक ऐसा इंटरेस्ट होता है हमारा प्राइवेट इंटरेस्ट, जिसमें सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं। तो या तो आप सबके बारे में सोच लो या सिर्फ अपने बारे में सोच लो, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में हमेशा क्लैश तो रहता ही है। और ये क्लैश जो है, इससे क्या होता है, सोशल यूनिटी जो है खनन होता है, सोशल यूनिटी अंडरमाइन होती है। मतलब सोशल यूनिटी नहीं आ पाएगी ना अगर आप अपने बारे में ही सोच रहे हो सिर्फ। तो रूसो जो है वो डेलिबरेटरी मतलब जानबूझ के रूसो क्या करते हैं, कॉमन गुड को ज़्यादा तवज्जो देते हैं ओवर प्राइवेट इंटरेस्ट। वो कहते हैं प्राइवेट इंटरेस्ट अच्छी बात नहीं है कि तुम सेल्फिश हो रहे हो, वो कॉमन इंटरेस्ट मतलब कॉमन गुड के बारे में सोचो, जिसको वो जनरल विल का भी आइडिया देते हैं, अगर याद हो, है ना। रूसो का जनरल विल है ना, तो वही यहाँ पे बात हो रही है। और मैंने आपको ये जनरल विल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ। अब देखते हैं 19th सेंचुरी में क्या हुआ। 19th सेंचुरी में आती है लिबरलिज्म की शुरुआत होती है, जिससे कि मार्केट रिलेशंस को ज़्यादा क्या मिलता है, राइज मिलता है। मतलब मार्केट जो है वो चरम सीमा पे जाती है। और लिबरलिज्म मैंने आपको बहुत बारी, कम से कम 10-15 बारी लिबरलिज्म समझा चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, देख लेना। लिबरलिज्म के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। और विच प्रमोटेड द नोशन ऑफ सिटीजनशिप, और यही से शुरुआत हुई सिटीजनशिप की भी। अब जो आइडिया था नेचुरल राइट्स का, वो आता है इनटू बीइंग, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका है, नेचुरल राइट्स की आइडिया की बात होना शुरू हो गई थी। और यही जो नींव बना, नागरिकता की जो बेस बना या नींव बना, वो क्या था, नेचुरल राइट्स, ठीक है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, खुद में ही लिख लेना अपने आंसर में। आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स क्या है, बेसिस ऑफ सिटीजनशिप है। नेचुरल राइट्स किसने दिए थे, जॉन लॉक ने दिए थे इंग्लैंड में, है ना, जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। कौन नेचुरल राइट्स कौन से हैं यहाँ पे, ये 3 नेचुरल राइट्स है। LLP मैंने आपको बहुत बारी बताया है, इवन PYQ जब हमने CUET PG के प्रैक्टिस किए थे तो मैंने उसमें भी आपको बताया था, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और इवन UGC नेट में भी हमने प्रैक्टिस किया है कितनी बार। तो ये नेचुरल राइट्स थे। ये 3 राइट्स को याद रखना, भूलना मत, हमेशा आपके पेपर में आते ही हैं कि जॉन लॉक ने कौन से 3 नेचुरल राइट्स दिए थे। तो जॉन लॉक ने राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी दिया था, LLP। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स थे, जो उन्होंने बोला कि सिटीजन के पास ये 3 राइट्स तो होने चाहिए, और इन 3 राइट्स को छोड़ के बाकी राइट्स जो है हमें अपने स्टेट को सरेंडर कर देने चाहिए। स्टेट क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा बदले में। एक सेकेंड, ठीक है। फिर इसके बाद इफ द स्टेट फेल्स टू प्रोटेक्ट दिस राइट, और स्टेट को क्या करना है, ये 3 राइट्स तो अच्छे से प्रोटेक्ट करने ही करने हैं। और अगर स्टेट ये लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का राइट प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो इंडिविजुअल जो है वो फ्री है टू एक्सरसाइज राइट टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट स्टेट। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि जॉन लॉक ने अपने सिटीजन्स को राइट टू प्रोटेस्ट भी दिया था। अगर कल को स्टेट हमारी ज़िंदगी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, हमारी लिबर्टी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं, मतलब उसको रोक सकते हैं, खिलाफ जा सकते हैं। और इन्हीं 3 राइट्स को उन्होंने बोला राइट अगेंस्ट द स्टेट, कि ऐसे कौन से राइट्स हैं जो स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं हमें, तो ये 3 राइट्स मिले हैं, ये 3 नेचुरल राइट्स हैं। यहाँ पे जॉन लॉक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर यहाँ हो जाते हैं। In any case, the negative rights made a significant contribution to the development of liberal democratic society. तो नेगेटिव राइट्स से ही शुरुआत हुई किसकी, लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी की। नेगेटिव राइट्स आपको पता है ना, ऐसे राइट्स जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, और पॉजिटिव राइट्स जिसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, वेलफेयर के लिए काम कर सकता है। पॉजिटिव राइट्स जो है इवॉल्व हुए, और जब पॉजिटिव राइट्स की बात आई तब आया सिटीजनशिप का आइडिया, क्योंकि पॉजिटिव राइट्स में आप वेलफेयर कर रहे हैं, अब स्टेट वेलफेयर करेगी, हमें अधिकार देगी, तो सिटीजनशिप आ गया। And in a nutshell, absence of restraint on certain activities of the individual within the state constitute its negative right। मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दी, और यही डेफिनेशन आपके इंग्लिश में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखी हुई है कि नेगेटिव राइट्स क्या होते हैं। नेगेटिव राइट्स मतलब ऐसे राइट्स जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसमें स्टेट जो है चाह के भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। राइट टू लाइफ क्या छीन सकता है स्टेट जब मर्जी चाहे, नहीं, वो तो अगर वो है अलग बात है कि फांसी की सजा हो या नहीं, लेकिन ऐसे तो नहीं कि कल को स्टेट का बन किया और हमें मार दिया, तो वो नेगेटिव राइट्स है कि स्टेट जो है हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं कर सकता इसलिए वो नेगेटिव है, स्टेट के लिए नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड, जिसमें स्टेट हमारे इंडिविजुअल को सपोर्ट करे, उसकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करे, और सेल्फ डेवलपमेंट यानी कि हमारी एजुकेशन फैसिलिटी दे, हेल्थ वगैरह के लिए, तो वो हमारे हो गए पॉजिटिव राइट्स। पॉजिटिव मतलब स्टेट के लिए पॉजिटिव, कि स्टेट इसमें इंटरफेयर कर सकता है।
अब हमारी सिटीजनशिप होती है 3 तरीके की, और सिटीजनशिप में हमें मिलते हैं सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स, जो कि टी.एच. मार्शल ने अपनी बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास में दिए थे। और इसमें उन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी कि राइट्स की, जो कि इंग्लैंड में डेवलप हुए, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कब आए हैं? 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी, याद रखना। सेंचुरी भी आपसे पूछी गई थी पिछली बार, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली स्टेज में हमें सिविल राइट्स मिले। सिविल राइट्स मतलब जो सिविल नागरिकता से रिलेटेड है। कैसे होगा सिविल? 18th सेंचुरी आएगा सिविल राइट्स, ऐसे याद रखो, ठीक है। इसमें कौन से आएंगे? हम सारे कानून के आगे इक्वल हैं, हमारे पास लिबर्टी है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ फेथ है, हम कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, और हमारा खुद की प्रॉपर्टी हो, ये भी हमारा राइट है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपस में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सारे सिविल राइट्स है, जो कि 18th सेंचुरी में आए। सेकंड स्टेज पे आएंगे पॉलिटिकल राइट्स, जिसमें हमारी पॉलिटिकल सिटीजनशिप की बात हुई, यानी कि पी। और ये कब आए? 19th सेंचुरी में। मैं किसकी बात कर रही हूँ अभी? मैं बात कर रही हूँ टी.एच. मार्शल की। कौन सी किताब में उन्होंने ये 3 राइट्स दिए या 3 स्टेजेस दी? ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में हर बार आती हैं, ठीक है। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, किताब याद रखना। और इंग्लैंड में ये 3 पहली स्टेज, ये सेकंड स्टेज, जिसमें आपके पॉलिटिकल राइट्स आएंगे। मैं यहाँ लिखती भी जा रही हूँ, और आपको ऐसे ही मैप बनाना है अपने आंसर में भी और अपने नोट्स में भी। तो यहाँ पे आपके 19th सेंचुरी में आए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा 19th सेंचुरी। और इसमें क्या क्या राइट्स आते हैं? पॉलिटिकल राइट्स तो आपको पता ही है कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप वोटिंग कर सकते हो, आप पॉलिटिकल अथॉरिटी को किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके सर्व कर सकते हो। एग्जाम पास किया, यूपीएससी पास किया, और आप पॉलिटिकल अथॉरिटी में सर्व कर पा रहे हो, ठीक है। लेजिस्लेचर में कैबिनेट एमपी एमएलए बन सकते हो, जो भी। अब यहाँ पे आ जाती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में आपके आते हैं सोशल राइट्स, जो कि आपके आते हैं, जिसको हम सोशल सिटीजनशिप भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके आए 20th में। तो 18, 19, 20 सीपीएस याद रहेगा। सीपीएस से ही इसको याद रखना है, क्रोनोलॉजी में याद रखना है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे आए हैं और इसी क्रोनोलॉजी में आए हैं। सिविल राइट्स मतलब सिविल सिटीजनशिप, पॉलिटिकल राइट्स मतलब आपको पॉलिटिकल सिटीजनशिप मिल चुकी है, राजनीतिक नागरिकता मिल चुकी है, और सामाजिक नागरिकता आपको मिली 20वीं शताब्दी में। और इसमें सोशल सिटीजनशिप में क्या क्या आता है? फिर यहाँ पे आपके आते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, राइट टू फुल शेयर इन सोशल हेरिटेज, और इसमें आपके 4 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, जिसमें आपको बात की गई है 3 टाइप ऑफ राइट्स की, ठीक है। इसी में सोशल सिटीजनशिप में आपका वेलफेयर वगैरह की, समाज के वेलफेयर के लिए, आपके आर्थिक वेलफेयर के लिए यहाँ बात होती है, ठीक है। और इसी में आपके कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, ठीक है, पब्लिक संस्थान भी आते हैं, जैसे कोर्ट हो गया, जो आपकी सोशल सिटीजनशिप में हेल्प करेगा। आपका समाज में कोई भी दिक्कत है, आपको किसी भी तरीके की परेशानी है, तो कोर्ट जा सकते हो। कुछ पॉलिटिकल बॉडीज होंगी जो आपको रिप्रेजेंट करेगी, आपका प्रतिनिधित्व करेंगी, जहाँ पे आपको हेल्प करेंगी, एनजीओ वगैरह, सोशल सर्विसेज, स्कूल्स। तो ये 4 चीज़ें हैं जो किसमें आती हैं, सोशल सिटीजनशिप में 4 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट, रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल बॉडीज, सोशल सर्विसेज और स्कूल। तो ये 4 याद रखना, ऑड वन आउट करने के लिए आ सकता है। तो कोर्ट क्या करता है? हमारे सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और सोशल राइट्स को भी करता है, ऑब्वियसली। रिप्रेजेंटेड पॉलिटिकल बॉडीज, और सॉरी, ये कोर्ट में अलग अलग दिए हुए हैं, ये इसके 4 नहीं है, ओके। तो मेरे से थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। तो ये 4 राइट्स जो है अलग अलग में। पहले कोर्ट जो है आपका किससे रिलेटेड है? कोर्ट है आपका इससे कहाँ लिखा था, ये रहा, कोर्ट जो है आपके सिविल राइट्स से रिलेटेड है। तो मैंने जो सीपीएस की बात की, तो यहाँ पे सी से कोर्ट, सी से सिविल राइट्स, और सी से सिविल राइट्स, ठीक है। तो फिर कोर्ट ये हो गया। और जो दूसरी बॉडी है रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल बॉडीज, वो पी से पॉलिटिकल बॉडीज और पी से पॉलिटिकल राइट्स को देखेगी। फिर इसके बाद जो आपका सोशल सर्विसेज है, वो सोशल राइट्स, यानी कि आपका सोशल सिटीजनशिप से रिलेटेड है। और लास्ट आपका हो गया सोशल सर्विसेज और स्कूल, मतलब ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों ही सोशल राइट्स से रिलेटेड है। एस से सोशल सर्विसेज, एस से स्कूल, और एस से ही सोशल राइट। तो नाम में ही वर्ड छुपा हुआ है, एस से ही शुरू हो रहा है। फिर ये एवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप यहाँ पे कंप्लीट होता है जब आपका वेलफेयर स्टेट आ जाता है। तो तीसरी स्टेज में क्या आएगा? सोशल सिटीजनशिप जब आपको मिली तो आपका वेलफेयर स्टेट आ गया, ठीक है। वेलफेयर स्टेट क्या होता है आपको पता ही होगा, जहाँ पे जो सरकार है हमारे लिए सोशल सिक्योरिटी देती है, हमारे इलनेस और फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए हमें हेल्प करती है, अगर जॉब क्या खतरा हो तो हमें जॉब प्रोवाइड करती है, एजुकेशन, हेल्थ, सप्लाई, ये सब अच्छे अच्छे काम या सब्सिडी वगैरह देती है। और एक गार्डन बनाना, जूलॉजिकल पार्क बनाना, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट, कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, तो ये एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है, ठीक है। अगर आपकी स्टेट ये कर रही है, मतलब आपकी स्टेट क्या है? वेलफेयर स्टेट है। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं सिटीजनशिप के, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल, ये हर स्टेट में होते हैं और ये ह्यूमेन होते हैं और प्रोग्रेसिव होते हैं। द स्कोप ऑफ दिस राइट्स कैन बी एलेबोरेटेड फर्दर इन कीपिंग विद द लॉजिक बिहाइंड देम, इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट लाइन। देन यहाँ पे आपका
सिविल राइट्स जो है क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं, शुड बी एक्सटेंडेड इक्वली टू माइनॉरिटीज एंड मेजॉरिटीज। तो बोला गया है कि सिविल राइट्स जो है आपकी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को ही मिलने चाहिए, अल्पसंख्यक को भी और जो मेजॉरिटी में है उनको भी। तो सिविल राइट्स सबके लिए होने चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जैसे सिविल राइट्स माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ को मिलने चाहिए, यहाँ पे अदर वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये उन्होंने कुछ प्रोविजन बनाया जिसमें हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे सिटीजन्स के बीच में, रेशियल, रिलीजियस या लैंग्वेज को लेकर, जेंडर को लेकर। और फिर उससे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सिविल राइट्स से रिलेटेड कि माइनॉरिटी ग्रुप्स ने जो किया और उन्होंने अपने सिविल राइट्स के लिए क्या क्या मूवमेंट्स किए। अमेरिकन निग्रोस ने, जैसे ब्लैक सिटीजन्स थे, उनके साथ रंग के बेसिस पे भेदभाव होता था, तो उन्होंने कुछ सिविल राइट्स के मूवमेंट चलाए, ठीक है, कि उनको उनके अधिकार चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फिर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में ये अलाउ कर दिया था कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के एंट्री के मामलों में या यूज़ के मामलों में पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप कैसे करते हो और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में आप एंट्री कैसे लेना चाहते हो, तो उसका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ उन्होंने अलाउ कर दिया था। फिर यहाँ पे अमेरिका में ही ये ब्लैक सिटीजन्स के लिए, और 1964 में इसी को मद्देनजर रखते हुए सिविल राइट एक्ट पास हुआ था, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूएसए का सिविल राइट एक्ट कब आया, ठीक है। फिर उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जैसे कि आपका यूएसएसआर का पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी में वन पार्टी मोनोपोली थी, ठीक है, तो उनके पास राइट टू चॉइस था कि वो किसी भी लीडर को चुन सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, डिसीजन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। 1989 में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, हजारों की तादाद में स्टूडेंट आए थे तिनामेनन स्क्वायर में, इन चाइना की जो कैपिटल सिटी थी उस टाइम पे, नामिन ऐसे करके कुछ नाम है जो भी, उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स की मांग करी, बहुत अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह किया। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ज़्यादा इसमें पढ़ने जैसा नहीं है। और फाइनली सोशल राइट्स की बात करूँ तो एक हमने अभी पढ़ लिया सिविल राइट्स के एग्जाम्पल, पॉलिटिकल राइट्स के, और सोशल यानी कि आपके कुछ जर्मनी वगैरह का एग्जाम्पल इसमें 19th सेंचुरी का दिया हुआ है। और इसको यहाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है नाइट वॉचमैन स्टेट। तो आपको कमेंट में बताना है कि नाइट वॉचमैन स्टेट किसने बोला था, ठीक है, बहुत फेमस थिंकर है। और जर्मनी में 19वीं शताब्दी में वेलफेयर आइडिया का जो ये आइडिया था, वेलफेयर स्टेट का आइडिया, वो ओरिजिनेट हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट जर्मनी में 19th सेंचुरी में आया। कौन लेकर आए थे, प्रिंस बिस्मार्क जो थे, उनके सोशल इंश्योरेंस का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था, तो वो लेकर आए। इससे रिलेटेड और थिंकर्स हैं जो 20th सेंचुरी में इंग्लैंड के थिंकर है H.S. एक्सक्विट। फिर बीवरेज रिपोर्ट आई थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो वेलफेयर स्टेट था या जो सोशल राइट्स थे चरम सीमा पे पहुंचे, तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। देन आपके 5 ग्रेट ईवल्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि 5 ग्रेट ईवल्स क्या हैं, ठीक है, जो सोशल राइट्स में बाधा डालते हैं। तो वांट, डिसीज, इग्नोरेंस, स्क्वलर एंड आइडलनेस, ये अपने नोट्स में लिख लेना, ये 5 ग्रेट ईवल्स हैं। और इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या सिकनेस हो गया या ओल्ड एज हो गया, तो इन सब के लिए कौन काम करता है, स्टेट काम करता है। स्टेट काम करता है तो वो किसका पार्ट होगा, सोशल राइट्स का पार्ट होगा। अगर सिटीजन्स को ये नहीं मिल रहा है तो स्टेट को इस पर ध्यान देना चाहिए अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है तो। और बेवरेज रिपोर्ट ने इसको बोला कि इसको हम वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन माना जाता है बेवरेज रिपोर्ट को, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो तो अच्छे से याद रख ही लो, बाकी चाहे कुछ याद रखना मत। बेवरेज रिपोर्ट क्या है, वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन किसने रखी, बेवरेज रिपोर्ट ने। ये पूछी गई है एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैंने देखी थी। फिर इंग्लैंड में बहुत सारे अलग अलग सिटीजनशिप के बारे में अलग अलग चीज़ें मेंशन हैं, और इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सिटीजनशिप की मैं अगर बात करूँ तो इंग्लैंड में सिटीजनशिप जो है वो अलग मॉडल से चलती है। सिविल राइट्स का एवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में। फिर उसके बाद आपका ये कुछ एग्जांपल्स है, ज़्यादा इसमें है ही नहीं कुछ खास बताने जैसा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तो आपको पता ही है डेट वगैरह। इसमें सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से देखने को मिला। ईस्ट यूरोप में अलग कॉन्सेप्ट आया, वेस्ट यूरोप में अलग कॉन्सेप्ट आया सिटीजनशिप का। वेस्ट यूरोप में आपको शुरुआती में सिविल और सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स मिले थे, जब लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम था यूरोप में, वेस्ट यूरोप में, पश्चिम वाले में, तो इसमें सिर्फ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिले थे, सोशल राइट्स नहीं मिले थे। सोशल राइट्स बहुत बाद में जाके मिले, ठीक है। और ईस्टर्न यूरोप में अगर मैं बात करूँ तो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स उनको मिले थे, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स वगैरह नहीं मिले थे और सिविल राइट्स भी नहीं मिले थे, ठीक है। तो शुरुआती में ईस्ट यूरोप में क्या मिला, वेस्ट यूरोप में पहले कौन से राइट्स मिले, ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। 1989 में जो सिटीजन्स थे हंगरी, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया और रशिया के, उन्होंने एंटी स्टैब्लिशमेंट मूवमेंट शुरू किया। किसके सपोर्ट में, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के सपोर्ट में। जो कि ये जो कंट्रीज है जितने भी, इन्होंने बोला कि हमें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में सोशल और इकोनॉमिक ही थे, बस सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, तो उनकी उन्होंने डिमांड करी। फिर जिसकी वजह से ये आपकी स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन बना था यहीं से कि ऐसा क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट सिस्टम था 1991 में कोलैप्स हो गया। कम्युनिस्ट सिस्टम यानी कि यूएसएसआर,
यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसएसआर खत्म हो गया 1991 में, कि क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। तो ये भी एक कारण था, सिर्फ ये कारण नहीं था लेकिन ये भी एक कारण था कि जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। उसके बाद कुछ थ्योरीज हैं सिटीजनशिप की, लिबरल थ्योरी, उदारवादी, लिबर्टेरियन, देन कम्युनिटेरियन, कुछ ऐसे सामुदायिक मतलब कैसे कुछ बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगी हिंदी में अभी अनुवाद करके, और एक मार्क्सिस्ट थ्योरी, मार्क्सवादी, और प्लूरलिस्ट थ्योरी। तो ये 1 2 3 4 5 थ्योरीज हैं सिटीजनशिप की जो आपके पेपर में कई बहुत बार पूछी जाती है, स्पेशली किस थ्योरी में कौन सा थिंकर है, उसकी किताब, और उसके बारे में थोड़ा सा कि पता होना चाहिए ये किस किस चीज़ को सपोर्ट करती है। तो ये जो 5 थ्योरी हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और वहीं पे आपको सिटीजनशिप कवर भी हो जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आधे घंटे का ही लेक्चर था, पर मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहती। अभी आप बस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और थोड़ा सा चीज़ें समझो, और एक बारी खुद से भी पीडीएफ पढ़ो। मैंने टेलीग्राम पे ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है ऑलरेडी, तो आप एक बारी खुद से पढ़ना और समझना, फिर उसके बाद हम थ्योरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।